इजराइल में आखिरकार सत्ता परिवर्तन हो ही गया। करीब 2 सालों की राजनीतिक उठापटक और जद्दोजहद के बाद 2019 के बाद 2 सालों में 4 चुनावों के बाद आखिरकार नई कोलिशन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब यह है कि 2009 के बाद करीब 12 सालों तक सत्ता पर काबिज रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। नए प्रधानमंत्री सिर्फ एक नहीं 2 प्रधानमंत्री मिले हैं इजराइल को। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। उसका इस नई सरकार का भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले समझेंगे कि दरअसल हुआ क्या। 2019 में चुनाव हुए। लिकुड पार्टी जो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी थी वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। उन्होंने सरकार बनाई, कोalition गवर्नमेंट बनाई, लेकिन बहुमत नहीं मिला। फिर से चुनाव हुए, उसमें भी किसी को बहुमत नहीं मिला। बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनी रही, लेकिन उसके कोalition को बहुमत नहीं मिला। और उसके बाद फिर से चुनाव हुए, तीसरी बार फिर से कोई बहुमत हासिल नहीं कर पाया। चौथी बार फिर चुनाव हुए। इस बार साल 2021 में मार्च में फिर से लिकुड पार्टी, नेतन्याहू की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो उभरी, लेकिन फिर से वो बहुमत हासिल करने में नाकामयाब रहे। लेकिन उसके बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी थी ये एटीडी जो पार्टी है जिसके नेता हैं येर लेपिड, जो कि अभी अल्टरनेट पीएम बने हैं। कैसे, मैं बताऊंगा। उनको सरकार बनाने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो भी बहुमत हासिल नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने कोalition बनाया। उन्होंने छठी सबसे बड़ी पार्टी जिसका नाम है यमीना पार्टी, और जिसके जो प्रेसिडेंट है वो है नफ्ताली बेनेट। यानी 120 सदस्य की जो नेसेट है, यानी वहां की पार्लियामेंट है, उसमें 61 चाहिए सरकार बनाने के लिए। और उस 120 सदस्य वाली नेसेट में मात्र 6 सदस्यों वाली यमीना पार्टी का जो चीफ है नफ्ताली बेनेट, उन्होंने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के साथ एक समझौता किया। समझौते में नफ्ताली बड़े कामयाब निकले। उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ समझौता तो करेंगे, लेकिन पीएम बनूंगा मैं। अब आपको याद आएगा वो दौर जब भारत में इस तरह की खिचड़ी सरकार बनी थी 1996 के आसपास, जब देवेगौड़ा, गुजराल ये प्रधानमंत्री बने थे। कुछ उसी तरह की खिचड़ी यहां पर बनी है। खिचड़ी सिर्फ सदस्यों की संख्या को लेकर नहीं है, खिचड़ी विचारों के भिन्नता को लेकर भी है। जो उनकी आइडियोलॉजी है वो इतनी कॉन्ट्रास्ट है उनमें, इतना ज्यादा कि उनका एक साथ खड़े होना एकदम अचंभा माना जा रहा है। लोग चौंक गए हैं कि दरअसल ये एक साथ आए कैसे। कुछ ऐसा है कि पीएम मोदी को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी समर्थन कर दे। कुछ इसी तरह का मामला यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा। 8 पार्टी एक साथ आई। तो नफ्ताली जो 6 सदस्यों वाले नफ्ताली बेनेट जो है 6 सदस्यों वाली जो उनकी यमीना पार्टी है, उन्होंने कहा कि भाई पीएम बनेंगे हम अगर आप बेंजामिन को सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं। जो येर लेपिड है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, 5 साल में से 3 साल आप रहिए और बाकी के 2 साल मैं रहूंगा। तो इस आधार पर पहली बार एक कानूनी एग्रीमेंट हुआ और एक नया पद डेजिग्नेट किया गया अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर का। बाकायदा एक कानून नेसेट में लाया गया और उसमें इस तरह का पद सृजित किया गया जिसको कैबिनेट का दर्जा होगा फिलहाल। और जब मौजूदा प्रधानमंत्री हट जाएंगे तो वो आगे प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी 2 प्रधानमंत्री इस वक्त मिले हैं। एक है नफ्ताली बेनेट और दूसरे यार लेपिड जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तब तक जब तक कि ये इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता, जो कि सितंबर 2023 तक है। अब बात करते हैं कि इसका क्या असर होगा। ये जो कोalition खिचड़ी सरकार बनी है इसके क्या मायने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 8 पार्टी आई हैं, इसमें सेंट्रिस्ट पार्टी भी है, इसमें फार राइट आइडियोलॉजी वाली पार्टी भी है और इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टी भी है। तीनों की खिचड़ी सरकार ये बनी है। जैसे कि मैंने बताया कि यमीना पार्टी जो जिनके नफ्ताली बेनेट है, ये एक फार राइट
एक्सट्रीमिस्ट माने जाते हैं। ये बाकायदा अपने आप को कहते हैं कि भाई ये तो लिक्विड पार्टी यानी बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी से भी राइट है, यानी प्योरली अपनी ज़ायनिस्ट यहूदी ज्यूज रूट्स को बाकायदा वो उसके समर्थक भी हैं, और वो यहां तक कहते हैं कि फ़लस्तीन यानी फ़लस्तीन नाम का कोई देश होना ही नहीं चाहिए। इस तरह की आइडियोलॉजी वाले नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि नफ्ताली बेनेट का अगर हम कुछ राजनीतिक करियर देखें या पूरा करियर देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर नजर आता है। वो राइट विंग तो है ही, फार राइट विंग, लेकिन वो जो आईडीएफ है, डिफेंस फोर्सेस है इजराइल की, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उसके वो वहां के स्पेशल फोर्सेस में भी रह चुके हैं उसमें, और कई कॉम्बैट ऑपरेशंस को कमांड कर चुके हैं करीब 6-7 साल तक। उसके बाद वो नौकरी छोड़ते हैं अपनी आईडीएफ की, स्पेशल फोर्सेस की, और फिर वो बन जाते हैं सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर। सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर बनकर वो अरबपति बनते हैं, अमेरिका में रहते हैं। उसके बाद वो वापसी करते हैं 2006 में, और यहाँ पर वो बिजनेस भी शुरू करते हैं, साथ साथ अपनी राजनीति भी। सर पर छोटी सी कीपा पहनते हैं, यानी जो ज्यूज एक छोटी सी टोपी सर के ऊपर रखते हैं, पहनते हैं, लगातार हमेशा पहने रहते हैं, वो हमेशा इसी तरह उसको पहन कर रखते हैं। वो उनकी ड्रेस का हिस्सा है, यानी वो अपनी जो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको फ्लॉन्ट करने से नहीं कतराते। जैसे कि मैंने बताया कि वो बिजनेसमैन हैं। 2006 से ही वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ थे, उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे। करीब 2011-12 के आसपास वो उनके कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी भी रहे। इसके अलावा जो ग्लोबल डायस्पोरा है उसके भी मिनिस्टर रहे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रहे। 2018-19 के आसपास लगातार बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में वो लगभग 8 से 9 साल मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन बाद में फिर वो नेतन्याहू से अलग हो गए, कहे कि भाई मैं तो उससे कहीं ज़्यादा फार राइट हूँ, उसके साथ काम नहीं चलेगा। अब मौका मिला है तो उन्होंने 6 सदस्यों के आधार पर सत्ता पर वो काबिज हो गए हैं। लेकिन मुश्किल कहाँ आएगी? मुश्किल आएगी कि नफ्ताली बेनेट तो एकदम फार राइट पार्टी के नेता हैं, लेकिन जो बाकी 8 पार्टी हैं, इसमें बाकी 3 पार्टी ऐसी हैं जो कि सेंट्रिस्ट पार्टी हैं, जो कि मध्य मार्गी हैं आइडियोलॉजी के मसले में अगर हम देखें तो। लेकिन 4 पार्टी लिबरल हैं या फिर फार लेफ्ट है, जिसमें मेरिट्स हैं, और एक राम पार्टी है जो कि इस बार 6 सीटें जीत के आई है, उतनी सीटें जितनी की नफ्ताली बेनेट ने जीती है। वो भी सरकार का हिस्सा है। तो यानी एक ऐसी सरकार जिसमें फार राइट भी है, सेंट्रिस्ट भी हैं और फार लेफ्ट भी हैं। तो होगा दरअसल इजराइल की जो आइडेंटिटी है उस पर जो लगातार हमला होता है वो है फिलिस्तीन को लेकर, गाजा को लेकर। वेस्ट बैंक में, जेरूसलम के बाद वेस्ट बैंक में जिस तरीके से जो सेटलमेंट, ज्यूज सेटलमेंट लगातार वहां पर बढ़ता जा रहा है, इजराइल वहां पर बढ़ाता जा रहा है, उसको लेकर हमेशा इंटरनेशनल मीडिया में भी और वहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर रहता है। ऐसे में ज्यूज सेटलमेंट को लेकर क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगी नई सरकार? क्योंकि नफ्ताली बेनेट तो चाहते हैं कि सेटलमेंट लगातार होता रहे, बल्कि फिलिस्तीन तो ना ही हो। अरब पार्टी राम वो चाहेगी कि भाई देखिए 2 नेशन थ्योरी होनी चाहिए, एक फिलिस्तीन होगा, एक इजराइल होगा, सबको बराबरी की हिस्सेदारी होगी, बराबरी के अधिकार होंगे, सब कुछ बराबर होगा। लेफ्ट पार्टीज हैं, वो उनका झुकाव भी पूरी तरह से फिलिस्तीन की तरफ है। ऐसे में जो वहां के मुद्दे हैं, गाजा से अगर जो हमास है, अगर वो रॉकेट दागता है लगातार, जैसे कि उसने पिछले महीने किया, और जिसके बाद बेंजामिन ने पूरे गाजा को धुआं कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या उसी कन्विक्शन के साथ नई सरकार गाजा पर पलटवार कर पाएगी, उनका जवाब दे पाएगी? शायद नहीं। यानी आने वाले दिनों में एक बड़ा डेडलॉक इजराइल में देखने को मिल सकता है। कुछ ज्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दे हुए तो शायद उस पर कोई फैसला ना हो, यानी वो अगली सरकार पर थोप दिए जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि इजराइल में जो लेफ्ट पार्टीज हैं, जो प्रो फिलिस्तीन, प्रो गाजा पार्टीज हैं, उनका प्रभुत्व, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है, और वो कुछ ऐसी पॉलिसीज में को प्रभावित जरूर करेंगे जिससे कि इजराइल की वो छवि ना रह पाए
जो कि इस फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू के सत्ता काल में बनी हुई थी, और वो हमें आने वाले दिनों में उनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में भी देखने को मिलेगी। अब इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फलस्तीन हो, इजराइल हो, भारत बड़ी सावधानी के साथ दोनों के साथ संबंध बनाकर चलता है, और बहुत ज्यादा बदलाव पीएम मोदी के आने के बाद भी नहीं हुआ है। यानी यूएन में जब फलस्तीन के मुद्दे पर कोई वोटिंग होती है तो भारत हमेशा या तो एब्स्टेन रहता है या फिर विरोध में यानी फलस्तीन के पक्ष में वोट करता है। हालांकि पीएम मोदी के अपने संबंध बेंजामिन नेतन्याहू से बड़े अच्छे थे, जबरदस्त थे, और पिछले 6-7 सालों में जो संबंध थे वो काफी प्रगाढ़ हुए थे। लेकिन इतना तय है कि आने वाले जो नए प्रधानमंत्री हैं, नई कोalition गवर्नमेंट है, वो भी पीएम मोदी के साथ यानी भारत की सरकार के साथ उसी के तरह के संबंध बनाकर रखना चाहेगी। अब दूसरे जो इजराइल के संबंध है वो यूएस से बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू के संबंध जो बाइडेन से उतने अच्छे नहीं थे जितने ज्यादा अच्छे नई सरकार यानी नफ्ताली बेनेट के होंगे। कुछ ये भी जानकार कह रहे हैं कि नई सरकार को कोalition को बनाने में यूएस ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जाते जाते बेंजामिन नेतन्याहू ने उसी की ओर इशारा करते हुए जो बाइडेन को निशाना साधते हुए अपने भाषण में कहा था कि मैं किस तरीके से यूएस की तमाम जो प्रेशर आता था उसको किस तरीके से नकारता था। इजराइल के प्रधानमंत्री में वो दम होना चाहिए, और बाकायदा नफ्ताली को इस तरह की हिदायत देते नजर आते हैं। लेकिन इतना तय है कि नई सरकार के यूएस के साथ संबंध ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। यानी जो सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा वो होगा वहां की लोकल पॉलिटिक्स में। जब मामला ज्यूस सेटलमेंट्स का आएगा, जो कि वेस्ट बैंक में लगातार वो वहां पर बनाए जा रहे हैं, जब मामला फलस्तीन का आएगा, जब मामला गाजा का आएगा, हमास का आएगा, तो वहां पर डेडलॉक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अब देखना ये है कि नए दो प्राइम मिनिस्टर जो मिले हैं, सितंबर 2023 तक नफ्ताली बेनेट रहेंगे, उसके बाद याइर लेपिड, ये दोनों उसको किस तरीके से कोalition को लेके आगे बढ़ते हैं और किस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी। जो नई सेंट्रिस्ट और लेफ्ट पार्टीज हैं, क्या वो उसमें टांग लगातार अड़ाती रहेंगी, क्या नई जो अरब पार्टी है वो भी इसमें टांग अड़ाती रहेगी, वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नई कोalition गवर्नमेंट बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने में कामयाब हो गई है, और नए जो प्रधानमंत्री है उनकी भाग्य का छींका टूटा है। 6 सदस्यों के आधार पर वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। बहरहाल आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।